स्टार्ट हो गया वो। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, कैसे हैं आप सब? मैं बढ़िया हूँ। आप सब कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल आप सबके? मैं बिल्कुल बढ़िया। आप सब कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू गीता, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू सौरभ। ओके, गुड मॉर्निंग अंशु, थैंक यू सो मच। बढ़िया, मैं भी बढ़िया बिल्कुल। ओके, अच्छा बताओ, लास्ट क्लास हम लोग ने बजट का टॉपिक स्टार्ट किया था ना। बजट के टॉपिक में हमने इनकम का पोर्शन में भी फिनिश किया था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस तक। यहीं तक हमने लास्ट की क्लास पढ़ी थी ना। थैंक यू किशन, थैंक यू सो मच। ओके चेतना, थैंक यू। ओके ओके गीता, हाँ आप भी पी लीजिए। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्स। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। ओके चलो ठीक है। ओके, तो हमने लास्ट क्लास पे बजट का टॉपिक स्टार्ट किया था। एक बार रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास हमने कहाँ तक पढ़ी थी, ठीक है? एक बार ये रिवाइज कर लेते हैं लास्ट क्लास हमने कहाँ तक पढ़ी थी, फिर उसके बाद हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अरे भाई रितेश, आर्टिकल 370 और ये बारे में आपको ऑलरेडी पॉलिटी वाले सर पढ़ाएंगे या ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। इकोनॉमिक्स का पोर्शन है ही नहीं, ये मैं आपको क्या पढ़ाऊं इस बारे में, ठीक है? मैम बीच में मोटिवेट भी कर दिया। अरे मेरी भी मोटिवेशन की कमी है, आपको क्या मोटिवेट किया जाए। ओके, इनकम तक कंप्लीट हो गया था, ठीक है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बजट के टॉपिक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करवाया था, ठीक है? बजट के टॉपिक को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक था हमारे लिए इनकम यानी सरकार की आय, और दूसरा है एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे। ओके, सॉरी। ओके, तो इनकम हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। तो इनकम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। इनकम को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। क्या क्या थी इनकम? एक था रेवेन्यू नेचर की इनकम, जिसे हम राजस्व आय कहते हैं, और एक को हम कहते हैं कैपिटल नेचर की इनकम, जिसे हम पूंजी आय के नाम से जानते हैं, ठीक है? रेवेन्यू और कैपिटल इनकम के बीच में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था ऑलरेडी कि रेवेन्यू इनकम यानी कोई भी ऐसी इनकम जिसमें ना कोई फाइनेंशियल लायबिलिटीज यानी पैसों का कर्जा बढ़े, ना कोई एसेट्स कम हो, परिसंपत्तियां कम भी ना हो, एसेट्स बढ़े भी ना, ऐसी इनकम को हम रेवेन्यू इनकम कहेंगे। कैपिटल इनकम यानी कोई भी ऐसी इनकम जिनमें इन दोनों में से कोई एक काम हो जाए। क्या बताया था? या तो इनकम सरकार के सर पर कर्जे यानी फाइनेंशियल लायबिलिटीज बढ़ाए, या फिर एसेट्स कम करे, परिसंपत्तियां कम हो। ऐसी इनकम को हम किस में शामिल करेंगे? ऐसी इनकम को हम कैपिटल इनकम में शामिल करेंगे, ठीक है? अब यहां पर हमने अगेन रेवेन्यू इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। हमने अगेन रेवेन्यू इनकम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है? एक को हम कहेंगे टैक्स और दूसरे को हम कहेंगे नॉन टैक्स, ठीक है? एक को हम कहेंगे टैक्स और दूसरे को हम क्या कहेंगे? नॉन टैक्स। टैक्स यानी कर के साथ, नॉन टैक्स यानी बिना कर के।
ठीक है। टैक्सेस अगेन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, टैक्सेस को भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक को हम कहेंगे डायरेक्ट टैक्स और दूसरे को हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। मैं कह रही हूं कि अगर सरकार का कोई भी ऐसा टैक्स है जो कि किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, सरकार का कोई भी ऐसा कर जो किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का जो टैक्स है उसे हम क्या कहते हैं? वो टैक्स जो किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, वो टैक्स को हम क्या कह रहे हैं? आंसर? हाँ जी, ओके, डायरेक्ट टैक्स, बढ़िया। और वो टैक्स जो किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर किया जा सकता है उसे हम क्या कहते हैं? वो टैक्स जो हम किसी दूसरे व्यक्ति पर ट्रांसफर कर सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? हाँ जी, उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट टैक्स। बढ़िया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट टैक्स के लिए सरकार ने कौन सी अथॉरिटी बना रखी है? डायरेक्ट टैक्स के लिए कौन सी अथॉरिटी बना रखी है? डायरेक्ट टैक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और वहीं पर इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम। बिल्कुल, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। टैक्सेशन हमें पढ़ना है, लेकिन टैक्सेशन वी विल डिस्कस लेटर। टैक्सेशन को हम बाद में डिस्कस करेंगे। हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चों के, ठीक है? तो अब ध्यान से सुनिएगा। जिस तरीके से हमारी इनकम के दो हिस्से होते हैं, मैंने बताया जिस तरीके से हमारी इनकम के दो हिस्से होते हैं, रेवेन्यू और कैपिटल, एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाते हैं। एक्सपेंडिचर यानी सरकार के खर्चे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किए जाते हैं। एक को हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी राजस्व खर्चे, और एक को हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी खर्चे। ठीक है, चलिए अब सुनना स्टार्ट करिए, कमेंट बिल्कुल करना बंद कर दीजिए। हमने इनकम दो हिस्सों में पढ़ी थी, रेवेन्यू और कैपिटल। एक्सपेंडिचर भी इसी तरीके से दो हिस्सों में होती है। एक को हम कहेंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जिसे हम राजस्व खर्चे कहते हैं, और एक को हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी जिसे हम पूंजी खर्चे भी कहते हैं। तो अब यहां पर इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, इसको रिवाइज करने के लिए हम लास्ट क्लास वापस चलते हैं और मैं यहां पर कैपिटल इनकम की डेफिनेशन लिखती हूं। मैंने कहा कोई भी ऐसी इनकम जिसमें कर्जे बढ़े या एसेट्स कम हो, कैपिटल इनकम। कैपिटल इनकम का जस्ट अपोजिट है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल इनकम का जस्ट अपोजिट क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। भाई इनकम जेब में पैसे आना, एक्सपेंडिचर जेब से पैसा जाना। ठीक है, तो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी सरकार के कोई भी ऐसे खर्चे जो सरकार के सर पर कर्जे को कम करे। यहां कर्जा बढ़ रहा था, जैसे कि बोरोइंग्स ऑफ लोन, सरकार ने उधार लिया, कैपिटल इनकम था। रिपेमेंट ऑफ दैट लोन, सरकार ने उधार वापस कर दिया, रिपेमेंट ऑफ दैट लोन, ये हमारे लिए क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी ऐसा खर्चा जो सरकार के सर से कर्जे क्या कर दे? कम कर दे। या फिर कोई भी ऐसा खर्चा जिससे सरकार की एसेट यानी परिसंपत्तियां उसके पास बढ़ जाएं, ऐसे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजी खर्चे के नाम से जानते हैं।
क्लियर है? अब यहां पर देखिए, इसका जस्ट अपोजिट मैंने यहां पर लिखा है, बोरोइंग्स ऑफ लोन, सरकार ने उधार लिया। बोरोइंग्स ऑफ लोन, सरकार ने उधार लिया, कैपिटल इनकम। रिपेमेंट ऑफ लोन, सरकार ने उधार वापस किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है? सरकार ने बिल्डिंग बेचकर पैसा लेकर आई, सरकार ने अपनी बिल्डिंग बेची और उसे पैसा मिला, कैपिटल इनकम। सरकार ने बिल्डिंग खरीदने पर खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग खरीदने पर खर्चा किया, कैपिटल एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग बेचकर पैसा लेकर आई, कैपिटल इनकम। आई होप सो यहां तक क्लियर हो गया। कैपिटल इनकम का जस्ट अपोजिट क्या हो गया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कह रही है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कह रही है सरकार के कोई भी ऐसे खर्चे जो सरकार के कर्जों को कम भी ना करे और एसेट्स को बढ़ाए भी ना, ऐसे खर्चों को हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जानते हैं। यानी इन दोनों में से कोई एक काम हो तो कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन दोनों में से कोई काम ना हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। लेकिन जिस तरीके से हमने कैपिटल इनकम और रेवेन्यू इनकम के बीच में एक ही डिफरेंस समझा था, यहां पर कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में एक नहीं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं और उन सारे डिफरेंसेस के अकॉर्डिंगली हमको डिसाइड करना पड़ता है कि क्या चीज रेवेन्यू में शामिल होगी और क्या चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शामिल होगी। जिनमें पहला डिफरेंस ये है, यानी इन दोनों के बीच में पहला डिफरेंस हमको ये देखना है कि कर्जे अगर कम हो या एसेट्स बढ़े तो कैपिटल, कर्जे कम नहीं हो एसेट्स नहीं बढ़े तो रेवेन्यू। नेक्स्ट डिफरेंस इन दोनों के बीच में, कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजी खर्चे कहते हैं कि हम अक्सर प्रोडक्टिव नेचर के खर्चे होते हैं। प्रोडक्टिव यानी उत्पादक क्षेत्रों के खर्चे होते हैं, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जिसको सरकार कर रही है लेकिन उसी एरिया से सरकार को पलट कर इनकम रिटर्न मिल रहा है, इनकम की वापसी मिल रही है, ये हमारे लिए किसमें शामिल होंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता है हम नॉन प्रोडक्टिव नेचर के खर्चे हैं। नॉन प्रोडक्टिव यानी गैर उत्पादक, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जो सरकार कर रही है लेकिन पलटकर उसे इनकम रिटर्न नहीं मिल रहा, वो हमारे लिए किसमें शामिल होगा? रेवेन्यू। थर्ड, इन दोनों के बीच में डिफरेंस, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहा है कि हम प्रोडक्टिव तो हैं लेकिन प्रोडक्टिव होने के साथ साथ हम डेवलपमेंट नेचर के भी खर्चे होते हैं। डेवलपमेंट यानी विकास ही क्षेत्र के खर्चे, यानी कोई भी ऐसा खर्चा जिसको सरकार कर रही है जिससे पलटकर सरकार को क्या मिल रहा है? डेवलपमेंट मिल रहा है, विकास मिल रहा है, ऐसे खर्चे कैपिटल यानी पूंजी में शामिल होंगे। वहीं पर रेवेन्यू कह रहा है हम तो नॉन डेवलपमेंट हैं, यानी हमारे जो एरिया के खर्चे होते हैं वो गैर विकासी होते हैं, यानी एरिया में जो खर्चा किया जा रहा है उससे विकास का कोई सीधा संबंध नहीं होता। नेक्स्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर कह रहा है कि हम प्रोडक्टिव हैं, डेवलपमेंट है, साथ ही साथ हम नॉन रिकरिंग नेचर के खर्चे हैं। नॉन रिकरिंग यानी हमको बार बार दोहराया नहीं जा रहा, हमको बार बार दोहराया नहीं जाता है, लेकिन ये कह रहे हैं हम रिकरिंग है। रेवेन्यू कहते हैं हमको बार बार दोहराया जाता है। अच्छा, जो नॉन रिकरिंग है तो कैपिटल कह रहा है उसी के साथ हम लॉन्ग टर्म हैं, यानी लंबे समय वाले खर्चे हैं, और रेवेन्यू कहता है कि हम शॉर्ट टर्म हैं, यानी छोटे समय वाले खर्चे।
ये है कुछ डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसको हमें ध्यान से सुनकर समझकर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझकर हमें सही तरीके से एग्जाम्पल को प्लेस करना पड़ेगा कि कौन सी चीज रेवेन्यू में शामिल होगी और कौन सी चीज कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शामिल होगी। क्लियर है? क्या क्या डिफरेंस बताया आपको, एक बार ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कोई खर्चा अगर लंबे समय के लिए है, लॉन्ग टर्म, नीचे से स्टार्ट करो, ऐसा खर्चा जो लॉन्ग टर्म है, लॉन्ग टर्म मतलब ये खर्चा लगभग 1 साल से ज्यादा के लिए किया जा रहा हो, इसकी प्लानिंग 3 साल की है, इसकी प्लानिंग 4 साल की है, ऐसे लॉन्ग टर्म खर्चे कैपिटल है। शॉर्ट टर्म यानी वो खर्चे जो साल भर या साल भर से कम के लिए किए जा रहे हो, वो खर्चे जो साल भर या साल भर से कम के लिए किए जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म है, वो हमारे लिए किसमें शामिल होगा? रेवेन्यू। कैपिटल कह रहा है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म वाले खर्चे हैं तो हम बार बार रिपीट नहीं किए जाते, ठीक है, यानी हम बार बार दोहराए नहीं जाते। रेवेन्यू कह रहा है क्योंकि हम शॉर्ट टर्म वाले खर्चे हैं तो हम बार बार दोहराए जाते हैं, हर महीने का किया गया खर्चा, हर साल का किया गया खर्चा, ये हमारे लिए रेवेन्यू है। और जो खर्चे लॉन्ग टर्म है और दोहराए नहीं जा रहे हैं वो किस में शामिल होगा? कैपिटल। ये दोनों पॉइंट समझ में आ गए। नेक्स्ट कह रहा है, कैपिटल कह रहा है हम विकास से सीधा संबंधित होते हैं, यानी सरकार किसी एरिया पे अगर खर्चा कर रहा है और अगर आपको ये देखने में लग रहा है कि वो एरिया भारत के विकास में सीधा योगदान देगा, क्या कह रहा है? वो एरिया भारत के विकास पर सीधा योगदान देगा, डेवलपमेंट है, वो हमारे लिए किस में शामिल होगा? कैपिटल। रेवेन्यू कहता है भाई हमारा विकास से कोई सीधा संबंध नहीं है। देखो यहां पर दो पॉइंट के बीच में डिफरेंस समझो। मैंने ये नहीं कहा कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर विकास में योगदान ही नहीं देता, नहीं। देखो आप सपोज स्मार्ट बच्चे, अगर आपके सामने मैं कोई भी क्वेश्चन रखती हूं और अगर आपके पास दिमाग है और टैलेंट है तो उस खर्चे को घुमाते रहेंगे, वो किसी ना किसी तरीके से विकास से जुड़ जाएगा। आप कहोगे मैम ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा, इससे ये होगा और इसी से विकास आएगा। याद रखिएगा, इतना दिमाग में घुमाने की जब जरूरत पड़े तो समझ लेना रेवेन्यू है, यानी ऐसा खर्चा जिससे विकास का कोई सीधा संबंध नहीं जोड़ा जा सकता। वो विकास कर रहा होगा लेकिन उल्टी तरीके से, यानी घुमा घुमा के वो विकास के पास पहुंच रहा होगा। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहा है कि हम विकास से सीधा योगदान देते हैं, ठीक है, यानी यहां पर डेवलपमेंट से सीधा रिलेशन पाया जाए, कैपिटल सीधा रिलेशन नहीं पाया जाए तो रेवेन्यू। नेक्स्ट यहां पर कहा जा रहा है कैपिटल प्रोडक्टिव नेचर का खर्चा, यानी पलटकर इनकम रिटर्न दे रहा है। अब यहां एक और पॉइंट समझिए, अक्सर आप में से काफी स्टूडेंट ये बात सोचते हैं वो खर्चा जो हमको इनकम रिटर्न दे रहा है वो डेवलपमेंट भी दे रहा है, कतई नहीं। याद रखिएगा ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि वो खर्चा जो हमको इनकम रिटर्न दे रहा है वो डेवलपमेंट भी दे रहा है, नहीं। पैसा आना प्रोडक्टिविटी कहलाता है, पैसा आना विकास नहीं कहलाता। क्योंकि अगर तुम सऊदी की बात करो, दुबई की बात करो, दुबई में तो बहुत पैसा है, कतर की बात करो, अभी मैंने आपको यहाँ पर करंट अफेयर में पढ़ाया रिचेस्ट कंट्री ऑफ वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड का सबसे अमीर देश कतर, ठीक है, रिचेस्ट है, लेकिन क्या वो डेवलप्ड इकोनॉमी है? अपने आप से पूछो, रिचेस्ट है, सबसे ज्यादा पैसे वाला है, लेकिन क्या वो किसी भी तरीके से डेवलप्ड इकोनॉमी के रेस पे आता है? नहीं आता। वो रिचेस्ट कहा गया है, वो डेवलप्ड नहीं कहा गया। यानी पैसा होना अलग बात है, पैसों को विकास के लिए इस्तेमाल करने से विकास आता है। समझ में आया? और इसीलिए याद रखिएगा, इन दोनों पॉइंट को डिस्टिंग्विश करके पढ़िएगा कि कोई पैसा, अगर कोई एरिया खर्चे में इनकम रिटर्न दे रहा है तो प्रोडक्टिव कहना, अगर वो डेवलपमेंट भी दे रहा है तो विकास में कहना, ठीक है। और ये मेन डिफरेंस है। सबसे फर्स्ट पॉइंट तो चेक ही कर लेना कि अगर सरकार के कर्जे कम हो रहे हैं या एसेट्स बढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली वो कैपिटल में ही शिफ्ट होगा। अगर इन दोनों में से कोई काम नहीं हो रहा है तो इसमें लिखने से पहले ये डिफरेंसेस हमको चेक करने पड़ेंगे।
आई होप सो आपको अच्छी तरीके से क्लियर होगा क्या होता है राजस्व खर्चे और क्या होता है कैपिटल खर्चे। हमने इनकम के बीच में तो सिर्फ एक ही डिफरेंस समझा था। मैंने कहा था शॉर्ट फॉर्म में दो में से कोई एक क्वेश्चन आए, या एसेट्स बेचने की बात करी गई या फिर लोन लेने की बात करी गई तो ही कैपिटल में लिखना, नहीं तो आंख बंद करके किसमें शामिल कर देना, रेवेन्यू। ये तो मैंने आपसे बोल ही दिया था। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो यहां पर आंख बंद करने वाली बात नहीं, हमें आंख खोल के आंसर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इनके बीच के डिफरेंसेस को पता करना है, अपने दिमाग में इवैल्यूएट करना है, उसके बाद हम यहां पर आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो चलो कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस करते हैं कि कहां पर कौन सी चीज कहां पर रखी जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल्स, बिल्कुल बिल्कुल डोंट वरी, एग्जाम्पल्स के बिना तो इकोनॉमिक्स खत्म ही नहीं हो सकती। बिना एग्जाम्पल दिए कैसे छोड़ सकती हूं? अभी तो सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको स्टेटमेंट समझाई है। ठीक है, चलो सबसे पहला क्वेश्चन, आंसर देने के लिए तैयार रहो सबके सब। पहला क्वेश्चन, सरकार की बांटी गई ओल्ड एज पेंशन। हाँ जी, ओल्ड एज पेंशन बांटने में सरकार खर्चा कर रही है ना, जानते हो ओल्ड एज पेंशन क्या होता है? हाँ, तो ओल्ड एज पेंशन बांटने में जो सरकार खर्चा कर रही है वो रेवेन्यू में शामिल होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल होगा? हाँ जी, आंसर देना स्टार्ट करो, मुझे सबसे आंसर चाहिए। ओके, अमन, मोहित, भूमि, श्रीकांत, मनीष, बेरोजगार, सब आंसर दो। मुझे बताओ ओल्ड एज पेंशन रेवेन्यू या कैपिटल? चाहे गलत दो चाहे सही दो, मुझे आंसर सबका चाहिए। ओके, काफी लोग रेवेन्यू कह रहे हैं, कुछ कैपिटल के साथ भी कह रहे हैं, कुछ कैपिटल कह रहे हैं, बाकी ज्यादातर रेवेन्यू कह रहे हैं। ठीक है, आपका सही आंसर क्या है? ओल्ड एज पेंशन एक रेवेन्यू खर्चा है। सही सुना, ओल्ड एज पेंशन कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू, ना कि कैपिटल। ठीक है, कैसे है ओल्ड एज पेंशन एक रेवेन्यू खर्चा? चलो ध्यान से सुनो ध्यान से। क्या ओल्ड एज पेंशन सरकार जो बांट रही है, क्या इससे कोई कर्जे कम हो रहे हैं? एक एक पॉइंट को समझा रही हूं। क्या इससे कोई कर्जे कम हो रहे हैं? नहीं। क्या उससे कोई एसेट्स बढ़ रहे हैं? नहीं। पहला पॉइंट तो समझ में आ गया, कर्जे कम भी नहीं हो रहे, एसेट्स बढ़ भी नहीं रहे। क्या ओल्ड एज पेंशन बांटने से सरकार को कोई इनकम रिटर्न मिल रही है? नहीं। सरकार जो भी ओल्ड एज पेंशन बांट रही है, क्या सरकार को पलटकर कोई भी इनकम रिटर्न मिल रही है? नहीं मिल रही। इट इज नॉन प्रोडक्टिव। उसके साथ ये नॉन डेवलपमेंट भी है, यानी सरकार जो ओल्ड एज पेंशन बांट रही है, पलटकर भारत का कोई भी विकास नहीं हो रहा। अगर विकास होता तो पेंशन को बंद तो कभी नहीं किया जा सकता। यानी ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। अब ये सोचो, ओल्ड एज पेंशन रिकरिंग है या नॉन रिकरिंग? तो ओल्ड एज पेंशन जब दी जाती थी तो वो रिकरिंग थी, बार बार दोहराई जाती थी, यानी रिकरिंग खर्चा था। और रिकरिंग के साथ वो खर्चा क्या था? शॉर्ट टर्म भी होता है। शॉर्ट टर्म होता है, लॉन्ग टर्म तो बिल्कुल ना कहना, क्योंकि हर महीने की पेंशन बांटी जाती है, हर महीना, यानी शॉर्ट टर्म और रिकरिंग। ना ही इनकम रिटर्न आ रहा है, ना ही विकास हो रहा है, ना ही कर्जे कम हो रहे हैं, ना एसेट्स बढ़ रही हैं। तो ये सारी चीज सेटिस्फाई हो रही है, तो इसमें तो सोचने वाली बात ही नहीं थी। ओल्ड एज पेंशन, सरकार की बांटी गई ओल्ड एज पेंशन हमारे लिए कौन सा खर्चा है? रेवेन्यू, यानी राजस्व खर्चे में लिखा जाएगा। क्लियर है सबको? डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। तैयार है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए? चलो बताओ, एक्सपेंडिचर ऑन मेट्रो, हमारी सरकार ने मेट्रो बनाने पर खर्चा किया। एक्सपेंडिचर ऑन मेट्रो, एक्सपेंडिचर ऑन मेट्रो, सरकार ने मेट्रो बनाने पर किया खर्चा। अब ये क्वेश्चन अगर गलत किया तो बताऊंगी मैं। हाँ जी, हाँ बिल्कुल सही, सब सही आंसर दे रहे हैं, इसमें सोचने वाली बात ही नहीं है। एक्सपेंडिचर ऑन मेट्रो, मेट्रो पर किया गया खर्चा ऑब्वियसली कैपिटल एक्सपेंडिचर है। हाँ बिल्कुल 200% यस। क्यों? इनकम रिटर्न है, डेवलपमेंट है, नॉन रिकरिंग है, लॉन्ग टर्म खर्चा है, एसेट्स भी बढ़ रही हैं। किसमें शामिल हुआ? कैपिटल। डन, कंप्लीट। ओके, नेक्स्ट,
एक्सपेंडिचर ऑन टेक्नोलॉजी, चलो बताओ, तकनीकी क्षेत्र पर किया गया खर्चा। एक्सपेंडिचर ऑन टेक्नोलॉजी, तकनीकी क्षेत्र पर किया गया खर्चा। हाँ जी, आंसर बिल्कुल बिल्कुल, एक्सपेंडिचर ऑन टेक्नोलॉजी क्या है? एक्सपेंडिचर ऑन टेक्नोलॉजी भी एक तरीके का कौन सा खर्चा है? कैपिटल। तकनीकी क्षेत्र पर किया गया खर्चा कौन सा खर्चा है? एक कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में लिखा जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हो आप सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडीज, भारत सरकार सब्सिडी देने पर खर्चा करता है ना। सब्सिडी जानते हो, छूट। सब्सिडी जैसे कि एलपीजी गैस सिलेंडर है, उसे सस्ता करने के लिए भारत सरकार क्या देता है? सब्सिडी देता है। सब्सिडी दी गई जो सरकार ने, रेवेन्यू या कैपिटल? आंसर बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबके सब आप में से ज्यादातर लोग इनफैक्ट बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। सब्सिडी हमारे लिए किस में शामिल होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत बढ़िया, सब्सिडी रेवेन्यू है। क्यों है सब्सिडी रेवेन्यू? क्योंकि भाई इनकम रिटर्न नहीं होगा। ठीक है, इनकम रिटर्न तो नहीं है। सब्सिडी देने से विकास में कोई सीधा संबंध नहीं है, याद रखना। जब भी सब्सिडी की बात कही जाती है, हमको घुमाना पड़ता है कि वो विकास में कैसे योगदान दे रहा है, हमें घुमाना पड़ता है। तो सब्सिडी विकास में सीधा योगदान नहीं देता। ठीक है, नेक्स्ट, सब्सिडी शॉर्ट टर्म है, बार बार रिपीट करे जाते हैं और छोटे समय। हर साल सरकार सब्सिडी बांटती है, हर साल। शॉर्ट टर्म, रिकरिंग, ना कर्जे कम करती है और ना ही एसेट बढ़ाती है। ठीक है, तो ये हमारे लिए किस में शामिल होगा? ये हमारे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर शामिल होगा। बढ़िया, चलो बताओ। एक्सपेंडिचर ऑन बिल्डिंग ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी पर किया गया खर्चा। हाँ जी, स्टैचू ऑफ यूनिटी, यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी पर किया गया खर्चा। ओके 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 ओके, बढ़िया। यहां पर देखो मुझे कंफ्यूजन लग रही है। 50-50% आंसर है आपके, कुछ कैपिटल कुछ रेवेन्यू। 50-50% रेशियो चल रहा है आपका कि कुछ कैपिटल कह रहे हो कुछ रेवेन्यू। नहीं, आपको बताना है भाई किसी भी स्टैचू ऑफ यूनिटी पर किया गया खर्चा रेवेन्यू है या कैपिटल? ऑब्वियसली इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। स्टैचू ऑफ यूनिटी, स्टैचू ऑफ यूनिटी कौन सा खर्चा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू में शामिल नहीं होगा। इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, क्यों? क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी प्रोडक्टिव नेचर का खर्चा है। ठीक है, प्रोडक्टिव नेचर का खर्चा, इनकम रिटर्न आ गया, ये पॉइंट हो गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी एसेट बढ़ा रहा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी लॉन्ग टर्म है, स्टैचू ऑफ यूनिटी नॉन रिकरिंग है। ये 4 पॉइंट सेटिस्फाई हो रहे हैं, लॉन्ग टर्म, नॉन रिकरिंग, प्रोडक्टिव और एसेट्स बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर कभी कोई पूछे स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाने से क्या विकास है? नहीं, स्टैचू ऑफ यूनिटी का खर्चा गैर विकासी है, यानी नॉन डेवलपमेंट है। वो प्रोडक्टिविटी दे रहा है। ध्यान से मेरी बात सुनो, क्वेश्चन कमेंट करना बंद करो। मैं कह रही हूं वो पैसे देता है, बिल्कुल दे रहा है, मैं कह रही हूं वो पैसे दे रहा है, लेकिन वो खर्चा विकास नहीं ला रहा, वो नॉन डेवलपमेंट है। स्टैचू ऑफ यूनिटी नॉन डेवलपमेंट है लेकिन प्रोडक्टिव है। 4 पॉइंट इसके सेटिस्फाई हैं, कैपिटल के 4 पॉइंट इसके सेटिस्फाई हैं और सिर्फ 1 पॉइंट इसका सेटिस्फाई है। जब 1 पॉइंट यहां से है और 4 पॉइंट यहां से है, तो रेवेन्यू में शामिल करोगे या कैपिटल में? तो वो कैपिटल होगा,
कैपिटल क्यों होगा? क्योंकि प्रोडक्टिव है, नॉन रिकरिंग है, लॉन्ग टर्म है, एसेट बढ़ रहे हैं, लेकिन वो खर्चा नॉन डेवलपमेंट है। और इसीलिए 4 पॉइंट यहां के होने के कारण कैपिटल एक्सपेंडिचर पर लिखा जाएगा। क्लियर है? ओके, बोलो बताओ, इंडिया के डिफेंस सेक्टर पर किया गया खर्चा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। एसबीआई मेंस के पेपर का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मेंस के पेपर का। क्या क्वेश्चन पूछा गया? एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इन इंडिया। भारत में डिफेंस क्षेत्र पर किया गया खर्चा, एक्सपेंडिचर ऑन डिफेंस इन इंडिया, भारत के डिफेंस क्षेत्र पर किया गया खर्चा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आ चुका है मेंस के। हाँ जी, चलो आंसर दो। ओके, बिल्कुल ज्यादातर लोग सही आंसर दे रहे हो और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इस क्वेश्चन का सही आंसर दे रहे हैं। ये हमारे लिए कौन सा है? एक राजस्व खर्चा है। कौन सा खर्चा है? राजस्व। यस, इट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। भारत के डिफेंस में किया गया खर्चा रेवेन्यू है, ना कि कैपिटल है। अब ध्यान से सुनो, यहां आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा तभी समझ में आएगा। जब हम डिफेंस की बात करते हैं, देखने में तो जरूर ये खर्चा हमें कैपिटल लगता है। मुझे अगर नहीं पता होता या मैंने ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होता तो मुझे लगता कि ये कैपिटल है, लेकिन अगर उसको ध्यान से दिमाग लगाकर सोचो तो हमको समझ में आएगा नहीं यार, ये तो रेवेन्यू है। कैसे है? तो सुनना स्टार्ट करो, सुनो, कमेंट नहीं करो, सिर्फ सुनो ध्यान से। डिफेंस क्षेत्र का हर साल बजट निकलता है। सबसे पहली चीज, डिफेंस क्षेत्र का हर साल बजट निकलता है, हर साल, यानी बार बार, यानी रिपीटेड और शॉर्ट टर्म, क्योंकि साल भर का निकलता है ना, रिपीट हो रहा है और शॉर्ट टर्म है। बढ़िया, रिपीटेड खर्चा है, शॉर्ट टर्म होने के साथ नॉन प्रोडक्टिव है। नॉन प्रोडक्टिव क्यों? क्योंकि जो डिफेंस क्षेत्र पर खर्चा किया गया है, पलट कर हमको कोई इनकम रिटर्न नहीं मिल रही है। जो हमने डिफेंस क्षेत्र पर खर्चा किया उससे बदले में क्या मिल रहा है? सिर्फ डिफेंस ही तो मिल रहा है, पैसा थोड़ी ना मिल रहा। नॉन प्रोडक्टिव, शॉर्ट टर्म, रिकरिंग, 3 पॉइंट्स हो गए। चौथा पॉइंट, विकास होता है या नहीं होता? तो डिफेंस का विकास से सीधा संबंध नहीं होता। याद रखना, जब हम डिफेंस की बात करते हैं तो डिफेंस का खर्चा भारत के विकास करने में योगदान नहीं करता, भारत के हुए विकास को प्रोटेक्ट करने पर योगदान करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे इंडिया का विकास इतना हो चुका है, अब हम डिफेंस का खर्चा कर रहे हैं। ये खर्चा हम इस विकास को यहां पहुंचाने के लिए नहीं कर रहे। ये जो डिफेंस का खर्चा कर रहे हैं हम वो इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी इकोनॉमी पर जो इतना विकास हो चुका है उसे क्या मिल सके? सेफ्टी मिल सके। उसे क्या मिल सके? सेफ्टी मिल सके। और इसीलिए फॉर एग्जाम्पल मान लो ये मेरा घर है, इसके बाहर मैंने एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया। अब वो सीसीटीवी कैमरे का काम क्या है? वो सीसीटीवी कैमरे का काम है मेरे घर की रक्षा करना, ना कि मेरे घर का विकास करना। वो सीसीटीवी कैमरा मेरे घर में चौथा फ्लोर अपने आप नहीं बनाएगा। वो सीसीटीवी कैमरा क्या करेगा? मेरे घर में जो विकास हो चुका है उसे क्या करेगा? सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। क्लियर है? और इसीलिए हम याद रखना, जब भी हम बात करते हैं डिफेंस के सेक्टर की, ये खर्चा हमेशा शॉर्ट टर्म, रिकरिंग, नॉन प्रोडक्टिव और विकास से सीधा संबंधित नहीं होता। और इसी कारण इन 4 पॉइंट्स के कारण हम भारत का डिफेंस क्षेत्र का खर्चा रेवेन्यू यानी राजस्व आय में शामिल करते हैं।
लेकिन वहीं पर अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए, भारत का डिफेंस का खर्चा तो रेवेन्यू है, लेकिन ये बताओ यूएसए का डिफेंस का खर्चा क्या है। पूछा जाए अमेरिका में जो डिफेंस का खर्चा है, यूएसए में जो डिफेंस का खर्चा होता है, वो रेवेन्यू में शामिल होता है या कैपिटल इनकम, कैपिटल एक्सपेंडिचर में शामिल होता है। चलिए बताइए, यूएसए का डिफेंस का खर्चा, यस, यूएसए का डिफेंस का खर्चा कैपिटल है। यस यस, यूएसए का डिफेंस का खर्चा कैपिटल। क्यों? क्योंकि यूएसए का डिफेंस का खर्चा इनकम रिटर्न दे रहा है। यूएसए अपने डिफेंस पे तो खर्चा करती है, लेकिन वो अपने डिफेंस के साथ साथ डिफेंस के लिए चीजों को बनाकर दूसरे देशों की सरकार को बेचने का काम कर रही है, एक्सपोर्ट करता है। हम इंडिया की सरकार यूएसए से कितनी चीजें डिफेंस के लिए बाय करते हैं, वो बेचकर इनकम कमा रहे हैं, तो उनके लिए वो खर्चा क्या है, प्रोडक्टिव है, और इसीलिए उनके लिए वो किस में शामिल होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर पर शामिल होगा। इंडिया के लिए वो खर्चा नॉन प्रोडक्टिव है, और इसीलिए इंडिया के लिए किस में शामिल होगा, रेवेन्यू में शामिल होगा। आई होप सो यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। तो भारत का डिफेंस का खर्चा पूछा जाए रेवेन्यू, यूएसए का डिफेंस का खर्चा पूछा जाए कैपिटल। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एसबीआई पीओ के मेंस के पेपर का है। सैलरीज गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकारी एम्प्लॉय को बांटी गई सैलरी, सैलरीज गिवन टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, सरकारी एम्प्लॉइज को हाँ जी, सरकारी एम्प्लॉइज को सैलरी बांटना, रेवेन्यू या कैपिटल, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नाइस, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप सब रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सैलरीज किस में शामिल होगा, सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म है, रिकरिंग है, नॉन डेवलपमेंट, नॉन प्रोडक्टिव, कर्जे कम भी नहीं हो रहे, एसेट्स बढ़ भी नहीं रही। सैलरी किस में शामिल होगा, सैलरी इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्लियर है? समझ में आ गया? चलो मैं आपको थोड़ा टाइम देती हूं, 2 मिनट का, जल्दी से ये सारी चीजें नोट करो। ऑब्वियसली मैंने नोट्स दिए हैं, लेकिन इसको कोई मतलब नहीं, इसको नोट करना जरूरी है। नोट करो, कोई क्वेश्चन है जब तक तो पूछो, आप में से जितने भी क्वेश्चंस है जल्दी से पूछ लीजिए। Expenditure on making roads, Sakshi, obviously is a capital expenditure. ISRO obviously is a capital expenditure because a salary income return नहीं देता। राज salary income return नहीं देता। रुपेश, थैंक यू सो मच। सैटरडे संडे होते करते कंटिन्यू। ओके, हाँ ओके, बढ़िया। ऑब्वियसली सचिन, चंद्रयान 2 का खर्चा, मतलब पूछने वाली बात ही नहीं है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम रिटर्न आएगा। रोशन, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या कह सकती हूँ आपको? कुछ आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं अब इससे ऐसे और क्या समझाऊं मैं आपको जो आपको नहीं समझ में आ रहा?
प्राइवेट एम्प्लॉय को सरकार सैलरी नहीं बांटती अंकित, तो ये क्वेश्चन आपका टेक्निकली गलत है। डिजास्टर, शालिनी, डिजास्टर पर किया गया खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? अनएक्सपेक्टेड है भाई, कोई डिजास्टर आ गया, उसको सही करने के लिए हमारे लिए क्या है, हमारे लिए वो अनएक्सपेक्टेड है, कोई नॉन प्रोडक्टिव है, इसलिए रेवेन्यू है। चंद्रयान 2, ओफो, चंद्रयान 2 हमारे देश का एक ऐसा खर्चा है जो हमारे देश में प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी क्रिएट करेगा। मीन्स हमारे लिए वो खर्चा बहुत सारे उसको असिस्ट कर रहा है, ठीक है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के लिए चंद्रयान 2 भेजा गया है, ठीक है। चंद्रयान 2 भेजा गया है, वो सिर्फ फोटो खींचने के लिए नहीं भेजा गया है। That is related to very different kinds of important projects which are related with India, और इसीलिए चंद्रयान 2 का खर्चा इस दैट खर्चा जो कि इसरो के द्वारा किया गया, और इसरो के द्वारा जो भी खर्चा है, सैटेलाइट्स पर जो खर्चा है, वो हमारे लिए किस में शामिल होगा? कैपिटल में शामिल होगा। ओके Yes, of course, Chandrayaan 2 is development, is productive. Yes, of course. अरे नोट कर लो, मैं एक बार कह रही हूँ कि नोट कर लो, ये ना हो कि मैं सामने खड़ी हूँ आप नोट ना कर पाओ। नोट कर लिया आपने? नोट कर लिया तो फिर इसको मैं रब करूँ। दीपक, सैलरीज नॉन प्रोडक्टिव क्यों है? अरे आपका ये क्वेश्चन आ रहा है बार बार। बेटा सैलरी बांटने से पैसा थोड़ी ना आता है, सैलरी बांटना काम के लिए होता है। मान लो मैं एक सरकारी इंजीनियर हूँ, सरकार मुझे सैलरी दे रहा है, मैं अपनी जेब से बिल्डिंग नहीं बना रही, बिल्डिंग बनाने पर सरकार अलग खर्चा कर रहा है, मैं तो उस बिल्डिंग बनाने के लिए सिर्फ सरकार की हेल्प कर रही हूँ जिसका मुझे पैसा मिल रहा है। तो मेरी सैलरी जो आ रही है वो रेवेन्यू है, जो बिल्डिंग बनाने पर सरकार खर्चा कर रहा है वो कैपिटल है। ट्रांसपोर्टेशन ऑब्वियसली इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इनकम रिटर्न है, रेलवे पर खर्चा, ठीक है। थैंक यू शालिनी, थैंक यू सो मच। मे बी अब आपका कोई क्वेश्चन है नहीं मेरे हिसाब से। अरे मुकेश क्वेश्चन पूछो, मेरा जवाब दो, मेरा जवाब दो। नहीं है यहाँ, इतने कमेंट्स चल रहे हैं कि मैं नहीं देख पा रही। खेल का आयोजन, खेल का आयोजन हमारे लिए नॉन डेवलपमेंट है, नॉन प्रोडक्टिव है। तो कोई स्पोर्ट्स या एंटरटेनमेंट पर किया गया खर्चा इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो हमारे लिए कैपिटल में शामिल नहीं हो सकता। ओके, कॉलेज स्कूल्स एक्सपेंडिचर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा रहा है, कैपिटल है। इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया खर्चा कैपिटल है, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद डेवलपमेंट, प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा, ठीक है। क्लीनिंग ऑफ रिवर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, बिकॉज विकास से सीधा संबंधित नहीं है, पैसा भी नहीं आएगा। ओके, इतने क्वेश्चन पूछ रहे हो। आपातकाल पर कैसा खर्चा होता है? आपातकाल में बहुत सारे खर्चे होते हैं, ठीक है। सुमन प्लीज टेल मैम, क्वेश्चन पूछिए बेटा। थैंक यू सचिन। ओके संतोष बेटा प्लीज क्वेश्चन पूछो, क्या नहीं दे रही हूँ मैं आंसर, बहुत मुश्किल है। शायद आप लोगों के खुद के कमेंट्स दिखते होंगे, इसीलिए आप लोगों को लगता है कि कमेंट्स तो एक ही दो है, मैम क्यों नहीं पढ़ी। मैं आपको कभी स्क्रीन दिखाऊंगी यहाँ पर जो लगी है, इस स्क्रीन पर जब कमेंट्स चलने स्टार्ट होते हैं और जब आप कमेंट्स करना स्टार्ट करते हो तो ये जो है इतनी तेजी से फ्लो डाउन होते हैं कि मैं नहीं देख पाती, ठीक है।
मैम स्टार्ट करो नेक्स्ट निहारिका। ठीक है निहारिका, मुझे देखना पड़ेगा क्वेश्चन सबके, क्योंकि अगर मैं ये नहीं करती हूँ तो फिर लाइव क्लास का कोई मतलब नहीं है ना। तो रिकॉर्डेड वीडियो भी चल सकती थी, लेकिन मुझे लेना जरूरी है कमेंट्स आप सबके। ओके बढ़िया, चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है ओके चलो, यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब इनकम और एक्सपेंडिचर की हम कुछ सिचुएशंस को डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर की हमारे बाजार में 3 तरीके की सिचुएशंस होती हैं। देयर आर 3 सिचुएशंस बाजार में इनकम और एक्सपेंडिचर की 3 तरीके की स्थितियां होती हैं। एक को हम कहते हैं सरप्लस बजट, सरप्लस यानी अधिशेष। एक को हम कहते हैं बैलेंस्ड यानी बराबरी, और एक को हम कहते हैं डेफिसिट यानी घाटे का बजट। ओके ध्यान से देखिए। ओके अब यहां पर ध्यान से देखिए। ओके बेटा, इतने क्वेश्चंस का मैं आंसर दूंगी ना तो क्वेश्चन मैं स्टार्ट ही नहीं कर पाऊंगी नेक्स्ट। आप ऐसा करो, मैंने आपको फर्स्ट क्लास में ईमेल आईडी प्रोवाइड करी थी ना, ईमेल दी थी ना मैंने, ईमेल क्वेश्चन ईमेल कर दो, मैं वहां पर आप सबको रिप्लाई देती हूँ। ठीक है, दूंगी मैं जब फ्री हो जाऊंगी तो आप सबको वहां पर ईमेल पर रिप्लाई दूंगी। ठीक है, डू ईमेल योर क्वेश्चंस, जिनके क्वेश्चंस के मैं आंसर नहीं दे पा रही हूँ वो मेल कर देना मुझे। ओके, सरप्लस, बैलेंस और डेफिसिट, देयर आर 3 सिचुएशंस ऑफ बजट। हमारे बजट की 3 स्थितियां होती हैं। पहला सरप्लस, दूसरा बैलेंस्ड और तीसरा डेफिसिट बजट। अब यहां इन तीनों के बीच में डिफरेंस क्या है? सरप्लस बजट अधिशेष, यानी जब सरकार की इनकम ज्यादा होती है और एक्सपेंडिचर क्या होती है? कम। ठीक है, जब सरकार की आय ज्यादा हो और इनकम कम हो तो उस बजट को हम क्या कहते हैं? सरप्लस बजट। बैलेंस्ड, यानी जब सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर दोनों क्या हो? बराबर हो। व्हेन इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, उसे हम क्या कहते हैं? बैलेंस बजट। और डेफिसिट, यानी जब एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम क्या हो? कम। ये तो आप सब जानते हैं। सरप्लस में इनकम ज्यादा, बैलेंस में दोनों चीज बराबर, और डेफिसिट में क्या ज्यादा होगा? एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा। ठीक है, अब मुझे एक बात बताइए, हमारे इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों में से हमारे इंडिया की कौन सी स्थिति होती है? चलिए आंसर दीजिए, हमारे इंडिया में इन तीनों में से कौन सी स्थिति होती है? हमारे इंडिया में क्या आता है? डेफिसिट, बैलेंस या सरप्लस? हमारे इंडिया में आता है डेफिसिट बजट। ऑब्वियसली हमारे इंडिया में कौन सा बजट आता है? डेफिसिट बजट। हमारे इंडिया में डेफिसिट बजट आता है। बढ़िया, आता डेफिसिट बजट है। अगर मैं ये पूछूं हमारे इंडिया में कौन सा बजट, 1 मिनट मैं पानी पी लूं फिर मैं पढ़ाती हूँ, 1 मिनट बस।
ओके मैं आपसे बात कर रही थी हमारे इंडिया में कौन सा बजट आता है। तो हमारे इंडिया में ऑब्वियसली देयर इज अ डेफिसिट बजट, हमारे इंडिया में डेफिसिट बजट आता है। लेकिन अगर पूछा जाए हमारे इंडिया में कौन सा बजट आना चाहिए, तो हमारे इंडिया में आना भी डेफिसिट चाहिए। बहुत ही ध्यान से इस पॉइंट को सुनना स्टार्ट करें। हमारे इंडिया में डेफिसिट बजट आता है। पूछा जाए आना कौन सा चाहिए, तो आना भी डेफिसिट बजट ही चाहिए। अब हैरत, मैम ऐसा कैसे हो सकता है? याद रखिएगा हमारे वर्ल्ड में डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। हमारे वर्ल्ड में डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? एक होता है डेवलपिंग, एक होता है डेवलप्ड और एक होता है अंडर डेवलप्ड। 3 स्टेजेस होती है, डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। हमारे वर्ल्ड में जितनी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, हमारे वर्ल्ड में जितनी भी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहां पर विकास सबसे ज्यादा कम है, हर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए सरप्लस बजट सबसे अच्छा बजट माना जाता है। यानी सरप्लस अच्छा है, लेकिन किसके लिए? अविकसित देश के लिए, यानी अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के। वर्ल्ड में जितनी भी डेवलप्ड इकोनॉमी है, यानी विकसित जितने भी देश हैं, विकसित देशों के लिए सबसे बेहतरीन बजट होता है बैलेंस बजट निकालना, जो निकालते हैं। और वर्ल्ड में जितनी भी डेवलपिंग इकोनॉमी है, डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए सबसे बेहतरीन बजट होता है डेफिसिट निकालना, जो कि वो निकालती हैं। यानी विकासशील डेवलपिंग है तो डेफिसिट, डेवलप्ड है तो बैलेंस्ड, अंडर डेवलप्ड है तो कौन सा बजट? सरप्लस बजट होगा। इंडिया कौन सी इकोनॉमी है? डेवलपिंग, डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड? तो इंडिया कौन सी है? इंडिया है विकासशील अर्थव्यवस्था। और इसीलिए हमारे इंडिया में बेहतरीन बजट क्या है? हमारे इंडिया का बेहतरीन बजट है वो क्या है? डेफिसिट बजट निकालना होता है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा ध्यान से सुनिए, मैं अभी आपका बिल्कुल कमेंट नहीं पढ़ रही, पहले ध्यान से सुनते रहिए। क्या कहा मैंने ये कहा हमारा इंडिया क्योंकि डेवलपिंग देश पर है, तो डेवलपिंग होने के कारण हमारे इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हमेशा डेफिसिट बजट निकालती है, जो उनके लिए सबसे बेहतरीन बजट माना जाता है। इसको समझने के लिए हम यहां से स्टार्ट करते हैं, सरप्लस से। ओके, अब यहां पर देखो, वर्ल्ड में जितनी भी अंडर डेवलप, सबसे कम विकास वाले देश हैं, वो क्या कहते हैं? हम एक ऐसी इकोनॉमी है जहां विकास सबसे कम है। विकास कम है यानी हमें पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा है। पैसों की जरूरत सबसे ज्यादा है तो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कहते हैं कि कल को हम किसी देश से जब लोन मांगने की कोशिश करते हैं, तो कोई भी देश हमें इतनी जल्दी से लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। क्या कह रहे हैं? कह रहे हम अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी है, लेकिन हम अंडर डेवलप्ड होने के साथ इनसिक्योरिटी झेलते। जब हम किसी देश से लोन मांगने की कोशिश करते हैं ना, तो वो देश हमको लोन देने के लिए तैयार क्यों नहीं होती? क्योंकि हमारे पास विकास सबसे कम है। उन्हें लगता है हम उनके पैसों का रिपेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए वो कह रहे हैं अंडर डेवलप्ड होने के कारण हम अपनी सेफ्टी अपने हाथ से बनाकर चलते हैं। और इसीलिए अगर मेरी इनकम 1 करोड़ होगी तो जानबूझकर मैं खर्चा सिर्फ 80 लाख का ही बताऊंगा। 20 लाख रुपए मैं बचा के रखूंगा, सेव करके रखूंगा। ये सेव करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो कह रहे हैं हम अंडर डेवलप्ड है, हमें जरूरत तो पड़नी ही पड़नी है पैसों की। जरूरत पड़ेगी तो मुझे कोई इतनी जल्दी से लोन भी तो नहीं देगा, और इसीलिए हमको अपनी सेफ्टी अपने आप से बना के चलनी है, और इसीलिए मेरी इनकम ज्यादा होगी और एक्सपेंडिचर क्या होंगे? कम। भाई मान लो कोई एक व्यक्ति है, मान लो मैं हूं, मैं अभी 1 लाख रुपए फॉर एग्जाम्पल महीना कमा रही हूं, मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रही हूं।
मैं किसी भी कंट्री के पास कंट्री कह रही हूँ, किसी भी बैंक के पास चली जाऊं कि मुझे लोन चाहिए 5 लाख का, हर बैंक हंसते हंसते देने को तैयार हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि वो जानता है मेरे पास पैसे हैं, मैं लौटा दूंगी। अच्छा, मैं मान लो बहुत गरीब हूं, मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कमा भी नहीं रही हूं, मुझे जरूरत है पैसों की, मैं बैंक के पास गई कि मुझे लोन दे दो, क्या बैंक मुझे लोन देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि बैंक ये सोचेगा जब ये कमा ही नहीं रही है तो हमारा पैसा कैसे वापस करेगी। इनसिक्योरिटी हुई ना। बैंक ने पैसा किसे दिया? जिसके पास पैसा था, यानी जो कमा रहा था। जो कमा नहीं रहा था वो इनसिक्योर था कि बैंक सोच रहा था पैसे वापस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और इसीलिए बैंक ने उसे पैसा नहीं दिया। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी उस व्यक्ति की तरह होता है जो कि बेरोजगार है या जिसको पैसों की जरूरत है। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कह रहा है कि हमको पैसों की जरूरत है, लेकिन जब हम किसी देश के पास लोन मांगने जाते हैं तो हमें वो लोन नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हमारे साथ इनसिक्योरिटी है कि हम उनके पैसों का रिपेमेंट कर पाए या ना कर पाए, इस बात का उनको शक है, और इसीलिए कह रहे हैं कि वो हमें लोन नहीं देते। लोन नहीं देते तो हम फंस जाते हैं, और इसीलिए हम सरप्लस बजट निकालते हैं। क्यों? तो हम अपनी इनकम ज्यादा रखते हैं, खर्चे कम रखते हैं, ताकि हमारी सिक्योरिटी हमारे आप से बन सके। और इसीलिए हम अंडर डेवलप भी हैं, क्योंकि भाई आप सब ये बात जानते हो, विकास ज्यादा कब मिलेगा? जब विकास पे खर्चा ज्यादा करोगे। 80 लाख रुपए विकास में खर्चा कर रहे हो तो डेवलपमेंट भी 80 लाख का मिलेगा। अगर 80 करोड़ विकास में खर्चा करते तो डेवलपमेंट भी कितने का मिलता? 80 करोड़ का मिलता। तो भाई ये 20 लाख रुपए काम पर लगा ही नहीं रहे, और इसीलिए इनके पास सबसे कम विकास है, और इसीलिए कौन सी इकोनॉमी है? ये हमारे लिए अंडर डेवलप्ड पोजीशंस पर होगी। क्लियर है सबको? समझ में आया? मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस, मोस्टली अफ्रीकन कंट्रीज, बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में आती है। नेक्स्ट, अब डेवलप्ड बजट की बात करूं। डेवलप्ड इकोनॉमी यानी विकसित देश क्या कहते हैं? विकसित, जैसे यूएसए जैसे देश क्या कहते हैं? यूएसए जैसे देश कहते हैं मेरी हालत है उस रोजगार की तरह जो 1 लाख रुपए कमा रहा है और बैंक पे जाकर 5 लाख का लोन मांगता है, और बैंक उसे खुशी खुशी देने को तैयार हो जाते हैं। दिमाग लगाओ थोड़ा, क्या कह रहा है? मैं उस रोजगार की तरह हूं। डेवलप्ड इकोनॉमी कह रहा है जो कि बैंक से पैसे मांगने भी जाता है और उसे मिल भी जाता है। डेवलप्ड इकोनॉमी कहता है हमारे पास विकास पूरा है। हमारे पास विकास क्या है? पूरा है। कल को यूएसए किसी भी देश से लोन मांगने के लिए जाएगा, बताओ जरा, कल को यूएसए किसी भी देश से लोन मांगने के लिए जाता है, क्या कोई भी देश यूएसए को लोन देने से मना कर देगा? नहीं मना करेगा। क्यों नहीं मना करेगा? क्योंकि यूएसए एक डेवलप्ड इकोनॉमी है। यूएसए कहता है कल को जब हमको पैसों की जरूरत पड़ेगी और 10 कंट्री हमको लोन देने के लिए तैयार है तो हम बचा के नहीं रखते, और ना ही हमको बेवजह रिस्क लेने की जरूरत है, भागने की जरूरत है। ना हम भागते हैं ना हम बचा के रखते हैं। हम जितना कमाएंगे उतना ही खर्चा करेंगे। मेरी इनकम 1 करोड़ है, मैं खर्चा भी 1 करोड़ का करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं डेवलप्ड इकोनॉमी हूं, यानी हमारे साथ कोई इनसिक्योरिटी नहीं है, हमको ज्यादा डेवलपमेंट की लालच नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम डेवलप्ड बन चुके हैं, और इसीलिए हमारी इनकम 1 करोड़ होगी, खर्चे भी कितने में होंगे? 1 करोड़ होंगे। ओके, डेफिसिट्स क्या कह रहा है? फिर डेवलपिंग इकोनॉमी के पास आते हैं, तो डेवलपिंग इकोनॉमी कहते हैं कि हम एक डेवलपिंग स्टेज पर है। डेवलपिंग स्टेज यानी हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा विकास पाने की, ताकि हम डेवलपिंग से कहां शिफ्ट हो सके? डेवलप्ड स्टेज पर शिफ्ट हो सके। यही तो कर रहे हैं। डेवलपिंग इकोनॉमी क्या कह रहा है? हम ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे हैं डेवलपमेंट पाने की, ताकि हम डेवलपिंग से शिफ्ट हो सके डेवलप्ड स्टेजेस पर। और हम ये बात जानते हैं कि किसी भी देश को ज्यादा विकास तब मिलेगा जब वो विकास में खर्चा क्या करेगा? ज्यादा। और इसीलिए ज्यादा डेवलपमेंट के लालच पर ज्यादा विकास
के लालच पर हम क्या उठाते हैं? एक रिस्क उठाते हैं। किस बात का रिस्क? मेरी इनकम तो 1 करोड़ है, जानबूझकर मैं खर्चा 1 करोड़ 20 लाख का बताऊंगा। अपनी इनकम से ज्यादा अपने खर्चे बताना एक रिस्क ही तो है, क्योंकि पैसा तो नहीं है, पैसा तो सिर्फ 1 करोड़ है, खर्चे 1 करोड़ 20 लाख के बताए तो क्या है? एक रिस्क। अपनी इनकम से ज्यादा अपने खर्चे क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे ज्यादा विकास पाने की लालच है। और ज्यादा विकास पाने की लालच क्यों है? क्योंकि हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, यानी विकासशील अर्थव्यवस्था कहलाते हैं। समझ में आया या नहीं समझ में आया? यानी इंडिया कह रहा है हमको ज्यादा विकास पाने की लालच है, और कोई भी देश को ज्यादा विकास कब मिलेगा? जब वो विकास में खर्चा क्या करेगा? ज्यादा करेगा। विकास में ज्यादा खर्चा करना एक रिस्क है। ये रिस्क इंडिया ने क्यों उठाया? क्योंकि इंडिया को ज्यादा विकास करके डेवलपिंग से कहां शिफ्ट होना है? डेवलप्ड स्टेज पर शिफ्ट होना है। समझ में आ गया? ओके, तो ये एक रिस्क है। रिस्क किस बात का है? ज्यादा खर्चे का। यानी ध्यान से सुनो, एक पॉइंट को रिपीट कर रही हूं मैं। अपनी इनकम से ज्यादा बताया खर्चा, ये रिस्क है। ऑब्वियसली अमन, यही क्वेश्चन है, ये 20 लाख रुपए कहां से लाएगा? यही तो एक रिस्क है। तो क्या रिस्क उठाया? 20 लाख रुपए का रिस्क उठाया। 20 लाख रुपए क्या है? डेफिसिट। 20 लाख रुपए क्या है? डेफिसिट। तो डेफिसिट को कैसे भरना है, ये है रिस्क। और डेफिसिट को भरने को, या डेफिसिट के भरने को हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग करना। डेफिसिट फाइनेंसिंग यानी घाटे का वित्त पोषण। ओके, घाटे का वित्त पोषण यानी जो सरकार ने अपनी इनकम से ज्यादा जो खर्चा बता दिया है, इसको पूरा करने के तरीके को हम क्या कहते हैं? डेफिसिट फाइनेंसिंग। और सही तरीके से रिस्क तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का ही है कि कैसे पूरा किया जाए। अगर ये रिस्क सही तरीके से पूरा हो जाए, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग सही तरीके से हो जाती है, तो ये बजट हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यूजफुल होगा। और अगर इसको पूरा करने में किसी भी तरीके से कोई गलती हो गई, तो यही चीज हमारे लिए एक हार्मफुल बजट में भी साबित हो सकती है। बात इतनी है कि डेवलपिंग इकोनॉमी के लिए डेफिसिट निकालना हमेशा अच्छा नहीं होता, रिस्क की बात होती है। रिस्क क्या है? रिस्क है अपनी इनकम से ज्यादा खर्चा बताना, वो खर्चे को अरेंज करना। खर्चे को अरेंज करने को इकोनॉमिक्स में कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग करना। तो रिस्क क्या हो जाएगा? डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग सही तरीके से हो गई तो डेफिसिट बजट इंडिया के लिए बेहतरीन, बहुत ही यूजफुल है। डेफिसिट फाइनेंसिंग में कोई भी गलती हुई तो यही डेफिसिट हमारे इंडिया के लिए हार्मफुल बजट में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, डेफिसिट फाइनेंसिंग के तरीके समझाने हैं, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी, पहले इसे नोट करिए, ओवरफ्लो हो जाएगा दिमाग से। डेवलप कंट्रीज का भी बजट तो डेफिसिट हो सकता है, खर्चा बढ़ाना और कम करना अपने हाथ में है। गौरव बिल्कुल ठीक है, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमीज ऐसा करते नहीं है। अपने हाथ में है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन डेवलप्ड इकोनॉमी ऐसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि डेवलप्ड इकोनॉमी जानते हैं कि हमारे लिए सबसे बेहतरीन चीज है बैलेंस निकालना। तो हम अपने हाथ से अपने लिए वो काम करेंगे ना जो हमारे लिए सबसे बेहतरीन हो। तो बैलेंस बजट क्यों निकाला जा रहा है? क्योंकि हम बेहतरीन चीज अपनी इकोनॉमी के लिए निकालना चाह रहे हैं, और इसीलिए डेवलप्ड इकोनॉमी कौन सा बजट निकालते हैं? बैलेंस बजट निकालते हैं। एक बार नोट करिए इसे, मैं हट रही हूं, मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगी ये सारी चीजें, फिलहाल आप पहले नोट करो।
इंडिया ने कैसा रिस्क लिया ये मैं डिटेल में समझाऊंगी नेक्स्ट क्लास में, लेकिन फिलहाल पहले ये नोट करो और हम यहां तक पहले पढ़ें, ठीक है। चाइना कौन सी इकोनॉमी है? आई थिंक डेवलपिंग है। नोट करो एक बार अच्छे से सबके सब। बिल्कुल, अभी सब बताऊंगी क्या गलती हो सकती है, अभी आगे थोड़ी ना बढ़ी हूं, अभी बस इतना पढ़ो जो पढ़ाया मैंने, ठीक है। बताऊंगी एक एक करके। पाकिस्तान अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी की कैटेगरी में अभी फिलहाल में भी मेरे हिसाब से। ऑब्वियसली इज अ डेफिसिट बजट। जब इंडिया निकालती है बजट तो वो डेफिसिट्स की कंडीशंस पर ही निकालती है। चाइना डेवलप्ड है? नहीं, मेरे हिसाब से एक बार रीचेक कर लेना, मे बी चाइना डेवलप्ड हो। रीचेक दिस स्टेटमेंट कि चाइना डेवलप्ड है या डेवलपिंग है। ओके, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो भाई, मैंने क्या समझाया। शांत हो जाओ सबके सब और ध्यान से सुनो, यहां से लेकर यहां तक क्या समझाया। जो भी देश अंडर डेवलप्ड है, ध्यान से देखो, जो भी देश अंडर डेवलप्ड है उसके साथ इनसिक्योरिटी रहती है कि वो पैसों का रिपेमेंट कर पाए और ना या ना कर पाए, और इसीलिए ज्यादातर देश उसे लोन देने से कतराते हैं, और इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी अपने आप से बना के चलते हैं, यानी वो अपनी इनकम ज्यादा रखते हैं, एक्सपेंडिचर कम रखते हैं। और इसीलिए अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए, अविकसित देशों के लिए सरप्लस बजट निकालना सबसे बेहतरीन बजट माना जाता है। जो भी देश डेवलप्ड है वो कहते हैं हम इनसिक्योर नहीं हैं, हम इनसिक्योर नहीं है क्योंकि हम किसी से भी पैसा मांगेंगे तो वो हमें लोन देने के लिए तैयार हो जाएगा, और इसीलिए हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर बराबर रखते हैं हम, क्योंकि ना हम भागते हैं और ना ही हम बचाते। डेवलपिंग विकासशील अर्थव्यवस्था, इंडिया कहता है हम हर दिन कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा विकास पाने की, ताकि हम डेवलपिंग से कहां शिफ्ट हो सके, डेवलप्ड स्टेज पर शिफ्ट हो सके। और इसीलिए हमारे खर्चे ज्यादा होते हैं लेकिन इनकम क्या होती है, कम। हमारे खर्चे ज्यादा और इनकम कम क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी देश ज्यादा विकास कब लेगा या कब करेगा, जब वो विकास में ज्यादा खर्चा करेगा। तो हमने रिस्क उठा लिया। रिस्क किस बात का? कि हमारी इनकम तो 1 करोड़ है लेकिन जानबूझकर खर्चा कितने का बताया, 1 करोड़ 20 लाख का। अपनी इनकम से ज्यादा अपने खर्चे बताने का क्यों जरूरत हुई? क्योंकि हमको ज्यादा से ज्यादा विकास पाने की लालच है, लेकिन पैसा तो है नहीं हमारे पास, पैसा तो सिर्फ 1 करोड़ है। तो खर्चा जो एक्स्ट्रा बताया, जिसे हम डेफिसिट कह रहे हैं, जो 20 लाख रुपए है, वो एक रिस्क है। और इस 20 लाख रुपए को कैसे पूरा किया जाए, ये 20 लाख रुपए कैसे अरेंज किया जाए, यानी सिंपल भाषा में क्या है, रिस्क है। डेफिसिट को किस तरीके से पूरा किया जाए, यानी डेफिसिट फाइनेंसिंग करना एक रिस्क है। अगर यहां पर सही तरीका हमारी भारत की सरकार इस्तेमाल करती है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में अगर सही तरीका हमारी भारत की सरकार इस्तेमाल करती है तो ये हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। और अगर यहां पर इस्तेमाल करने पर कोई भी गलती होती है तो यही चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी, एक बहुत हार्मफुल बजट में भी शामिल हो सकती है। तो इसके आगे हम जो भी कंटिन्यू करेंगे कि घाटे का वित्त पोषण आखिरकार किन किन तरीके से होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग में कौन कौन से तरीके होते हैं,
उस पर क्या बेहतरीन होता है, क्या अच्छा होता है, क्या बुरा होता है, इसको इन डिटेल में नेक्स्ट क्लास में यानी कल आपसे डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो यहां तक हम क्लास को छोड़ते हैं। अब एक बात ध्यान से सुनिए, आज की क्लास थी टफ, एक्सपेंडिचर इज अ टफ पोर्शन, खर्चा टफ पोर्शन है, साथ ही साथ डेफिसिट फाइनेंसिंग भी टफ है। तो आज की क्लास क्योंकि मैंने बहुत ही ज्यादा टफ टॉपिक आपको पढ़ाया, तो आज की क्लास मैं आपसे क्या कह रही हूं, फास्ट फॉरवर्ड करके इसे 1-2 बार जरूर देखें, 1-2 बार आज की वीडियो जरूर देखें कल की क्लास से पहले, क्योंकि अगर आज की क्लास आपने वीडियो दोबारा रिपीट करके नहीं देखी तो कल की क्लास आपको समझ नहीं आएगी। और इसीलिए ये होमवर्क है आप सबके लिए कि आज की क्लास को बार बार रिपीट करके दोबारा से देखना, जब तक आपको सारी चीज समझ में नहीं आ जाती। ठीक है, ओके, तो यहां तक और कोई डाउट है तो पूछो। मैम कंफर्म चाइना इज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, मैम 100% कंफर्म चाइना इज अ डेवलप्ड इकोनॉमी। अब बताओ मैं किसकी बात पर भरोसा करूं? 2 लोग हैं, कह रहा डेवलपिंग है, कह रहा डेवलप्ड है। वेट, मैं नेक्स्ट क्लास में कंफर्म करके बता दूंगी, मैं खुद देखूंगी फिर बताऊंगी। ठीक है, चलो यहां तक बताओ, कोई डाउट है तो पूछो। और कोई डाउट? मनीषा, एक डेवलपिंग कब तक डेवलप्ड होती है? ये डिपेंड करता है कि वो देश कैसे अपनी रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रही है, एजुकेशन, हेल्थ और नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बहुत सफिशिएंट है मोहित, डीपी दिल्ली पुलिस के लिए नोट मोर देन इनफ है। रिस्क से अब वीडियो दोबारा से रिपीट करके देखना तो समझ में आ जाएगा। अब कितनी बार मैंने एक बात को रिपीट करा है कि मैं खुद नहीं जानती। चलो चाइना के बारे में इतना डिस्कशन करना छोड़ो, डेवलपिंग है या डेवलप मैं खुद ही कंफर्म करके कल बता दूंगी। मैंने आपको कल जीटीबी मेट्रो स्टेशन पर देखा था डोनाल्ड। अच्छा, बहुत बढ़िया करा, तो अब बात करते आकर। ओके, सब समझ पे आ गया। चलो आज की क्लास कैसी लगी आप सबको? सब समझ में आया आज की क्लास में? कैसी लगी आज की क्लास? सुरभि, रोबट्टा ही तो पिंक है सिर्फ। ओके, चलो बढ़िया। तो आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास यानी कल मिलते हैं और कल इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क आपका याद है ना? आपको वीडियो दोबारा से रिपीट करके देखना है। अगर आज की वीडियो दोबारा से रिपीट करके नहीं देखी तो कल के क्लास में जो कुछ पढ़ाऊंगी वो समझ में नहीं आएगा, पहले ही बता दे रही हूँ। ठीक है, इसीलिए आज की क्लास दोबारा से रिपीट करके देखिएगा। ओके, चलो तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय एंड टेक केयर। बाय।